सन 1324 ईस्वी जनूबी अफ्रीका की एक सल्तनत माली से एक काफिला अरब के मक्का शहर के लिए निकला, वो भी हज के इरादे से। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की कभी कोई कमी नहीं रही, मगर जिस तरह का ये काफिला था ऐसा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। माली से निकले हुए इस काफिले की तो बात ही अलग थी। 500 के करीब घोड़े तो आगे चल रहे थे जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। 48,000 के करीब आम और खास लोग इस काफिले में शामिल थे और लगभग सभी लोगों ने रेशम का लिबास पहन रखा था। बीच में माली का राजा चल रहा था जिसके साथ 12,000 के करीब गुलाम भी मौजूद थे। इन तमाम चीजों के अलावा इस काफिले में ऊंटों का भी एक काफिला मौजूद था। उन तमाम ऊंटों के ऊपर सोने के ढेर लगे हुए थे। सोना तो आज की तरह उस दौर में भी कीमती तरीन चीज हुआ करती थी। इसी माली सल्तनत के राजा का नाम हुआ करता था मंसा मूसा। ये नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। बहुत सारे लोग मंसा मूसा के नाम के साथ राजा, किंग या बादशाह लगाते हैं, हालांकि ये गलती है। माली जबान में मंसा का मतलब ही राजा होता है और उसका असली नाम तो था मूसा। आज अगर माली को देखा जाए तो यकीनन ये बहुत ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन 15वीं सदी तक ये माली सल्तनत काफी बड़ी हुआ करती थी, जिसके अंदर आज के मोरितानिया, सेनेगाल, नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े इलाके आया करते थे और इन सारे इलाकों में सोने की कानें थी। तो जाहिर है इस पूरे इलाके पर कंट्रोल करने वाला राजा सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा अमीर हुआ करता था। बात करें हज के काफिले की तो मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को ही मंसा मूसा का ये पूरा काफिला मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा शहर की सरहदों पर पहुंचा। सरहदों पर पहुंचकर सबसे पहले तो मंसा मूसा ने 3 दिन के लिए वहीं पर पड़ाव डाला और उसके बाद काहिरा शहर में दाखिल होने का फैसला किया। मिस्र के लोगों ने जब दरियाए नील के जरिए से अपने शहर के अंदर दाखिल होता हुआ ये काफिला देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की खबर अपने हुक्मरान को दी। उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम अल मलक अल नसीर हुआ करता था। अल नसीर को जैसे ही खबर पहुंची उसने अपना एक नुमाइंदा मंसा मूसा के पास भेजा। नुमाइंदे ने मंसा मूसा से कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए मंसा मूसा ने तो फौरन मिलने से ही इनकार कर दिया और साथ ही बड़े गुरूर में कहा कि मैं तो सिर्फ मक्का के सफर के इरादे से निकला हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। उस दौर में मंसा मूसा अफ्रीका के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी काफी मशहूर था। मुस्लिम दुनिया में हर तरफ उसी की बातें चला करती थीं। वो जिस तरफ भी निकलता था उस इलाके में सोना बांटता हुआ निकलता था। लोग उसी के बारे में बातें किया करते थे कि वो तो हर हफ्ते ही एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर करवाता है, उसके पास तो इतना सोना है कि शायद ही किसी इंसान के पास हो। इस तरह की दौलत की नुमाइश काहिरा के लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी। इसी हैरान कर देने वाले माल की नुमाइश ने ही काहिरा के सुल्तान को भी मंसा मूसा से मुलाकात के लिए बेकरार कर रखा था। लेकिन मंसा मूसा तो भाई मंसा मूसा थे। नुमाइंदे की लाख कोशिशों के बावजूद भी मंसा मूसा मिलने से मना ही कर रहे थे। आखिरकार नुमाइंदे को मंसा मूसा के मिलने से इनकार की वजह समझ में आई। दरअसल उस दौर में काहिरा के हुक्मरानों ने ये रिवाज बना रखा था कि जो भी उससे मुलाकात करता था उस इंसान को सुल्तान के आगे झुकना पड़ता था। लेकिन मंसा मूसा को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। जैसे तैसे नुमाइंदे ने मंसा मूसा को मुलाकात के लिए मना ही लिया, लेकिन जब सुल्तान से मुलाकात हुई तो मंसा मूसा ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी काहिरा के बादशाह ने मंसा मूसा को अपने पास बिठाया और बहुत देर तक लंबी बातचीत भी हुई। काहिरा के हुक्मरान ने भी मंसा मूसा और उसके तमाम लोगों के रहने का, खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया, खूब इनकी खातिरदारी की, जिससे मंसा मूसा काफी खुश हुआ और उसने खुश होकर अपने पास मौजूद सोने में से एक हिस्सा वहाँ के आम लोगों में बांट दिया। आम लोग तो खुशी से झूम उठे। उन तमाम चीजों के बदले मंसा मूसा को वहाँ के लोगों से बहुत सारे तोहफे भी मिले, जिनको लेकर मंसा मूसा अपने सफर के लिए रवाना हो गया। लेकिन काहिरा के अंदर बांटे गए इतने सोने की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मंसा मूसा ने तो काहिरा के अंदर इतना सोना बांटा था कि पूरा शहर ही सोने से भर गया। काहिरा के लोग तो उस सोने से मालामाल हो चुके थे, लेकिन इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है कि अगर किसी जगह पर पैसा हद से ज्यादा हो जाए तो रिसोर्सेज उतने ही रहें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब काहिरा के आम लोग तो पूरी तरह सोने से ढक चुके थे। रातों रात मंसा मूसा के इस काम की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। काहिरा और उसके आसपास के इलाके का पूरा इकोनॉमी सिस्टम हिल गया। इसको दोबारा पटड़ी पर आने में 12 साल लग गए। मंसा मूसा ने तो अपना मक्का का सफर पूरा किया और माली वापस आ गया, लेकिन इस सफर ने पूरी ही दुनिया में उसको मशहूर कर दिया। यूरोप की सल्तनतों में भी हर तरफ मंसा मूसा का जिक्र होने लगा।
یورپ کے لوگ سفر کر کے مالی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صرف اس لیے آتے تاکہ پتہ تو کریں کہ جو کچھ بھی اس کے بارے میں سنا جاتا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ اس دور میں یورپ کے لوگ سفر کے لیے ایک نقشے کا استعمال کیا کرتے تھے جس کو کٹلن اٹلاس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے حد سے زیادہ مال و دولت کے چرچے سننے کے بعد اور اس علاقے میں سفر کرنے کی غرض سے نہ صرف اٹلس میں اس مالی سلطنت کو ایڈ کیا بلکہ اس کے راجہ یعنی منسا موسا کو بھی ایک تصویر کی شکل میں ایڈ کیا گیا، جس میں منسا موسا کو سونے کی ایک گیند پکڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 25 سال تک مالی کی سلطنت پر راج کرنے والے منسا موسا کے راجہ بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1312 میں گدی پر بیٹھا تھا اور اس سے پہلے مالی کے حکمران کا نام تھا محمد بن کو کی یہ خواہش تھی کہ وہ سمندر کا سفر کرے، اور اسی خواہش کی خاطر ایک دن وہ ہزاروں غلاموں اور لوگوں کے ساتھ اپنے اس سمندری سفر کے لیے نکل گیا، لیکن وہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکا، جس کے بعد مالی کی گدی سنبھالی منسا موسا نے۔ منسا موسا کے بارے میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس انسان نے نہ صرف اپنی سلطنت کا نام اونچا کیا بلکہ اسے خوب ترقی یافتہ بھی بنایا۔ اس کے دور میں بڑے بڑے کام ہوئے، پورے علاقے میں اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی جس میں بہت ساری مسجدیں بھی شامل تھیں، اور آج کے دور میں بھی ٹمبکٹو کی وہ مشہور و تاریخی مسجد کہ جو ہم لوگوں کو گوگل وغیرہ پر مالی سرچ کرنے پر نظر آتی ہے، وہ بھی دراصل منسا موسا کے دور میں ہی بنائی گئی تھی، جو آج تک صحیح سلامت کھڑی ہے۔ منسا موسا کی موت کب ہوئی اس چیز کو لے کر ابھی بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ شاید اس انسان کی موت 1337 کے آس پاس ہوئی ہوگی۔